करो। नमस्ते सिक्किम। मैं 4 साल पहले सिक्किम आया था एज ए टूरिस्ट विद माई फैमिली, और मैं इसी गैंगटॉक में रहा कुछ दिन। मैं बॉर्डर तक भी गया, नाथुला भी गया, हरभजन मंदिर भी देखा, सब कुछ देखा। पर मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि इस नाचीज को, आई होप यू अंडरस्टैंड हिंदी प्रॉपरली, नाचीज का मतलब वर्थलेस पर्सन। पर ये उम्मीद नहीं थी कि इस नाचीज को इतना सम्मान देके यहाँ बुलाया जाएगा। आई एम वेरी वेरी थैंकफुल टू ऑल सिक्किम्स कम्युनिटी, स्पेशली टू द चीफ मिनिस्टर ऑफ सिक्किम प्रेम सिंह जी। आज से करीब 20 दिन पहले आपके एक सीनियर सिविल सर्वेंट जो मेरे दोस्त भी बन गए, उन्होंने मुझसे बात की आने के लिए, तो मैंने कहा कि मैं जरूर आऊंगा। उसके बाद एक दो ऐसी दुविधाएं आई, दुविधा मीन्स डायलेमा, एक दो ऐसे डायलेमा आए कि थोड़ा सा मुश्किल लगने लगा। तो मैंने उनसे कहा कि थोड़ा सा मेरा मामला फंस गया, मुझे बॉम्बे जाना है जरूरी काम से। तो उन्होंने मुझे एक दो फोटो भेजे। वो फोटो थे कि सड़क पर बोर्ड लगा हुआ है जिसमें मेरी फोटो लगा रखी है उन्होंने, और बोले कि सर वहां बच्चे इतना इंतजार कर रहे हैं आपका। तो मैंने कहा ऐसा है तो फिर अब कुछ भी हो तो मैं आऊंगा ही आऊंगा। फिर पता लगा कि तीस्ता में जो दुर्घटना हुई, एक्सीडेंट हुआ, उसके बारे में पता लगा। तो मुझे एक दो लोगों ने कहा कि इतना रिस्की है, क्यों जा रहे हो? और मेरा मन था कि जब हमारे देश का एक राज्य इस स्थिति से गुजर रहा है और बाकी देश वहां जाए भी नहीं, ये कैसा परिवार हुआ? एक परिवार होने का मतलब तो ये है कि हम वहां पर साथ में खड़े हैं। तो मैं अपनी आज की बात शुरू इसी बात से करूंगा कि जो हमारे सैनिक, जो हमारे अधिकारी, जो हमारे नागरिक इस आपदा में, इस डिजास्टर में जिनकी जिंदगी चली गई, जिनके परिवार के लोग चले गए, सबसे पहले उन सबको विनम्र श्रद्धांजलि और उनके सम्मान के साथ ही हम आज की बातचीत को शुरू करेंगे। तो मुझे अभ्यास है, प्रैक्टिस है बहुत लंबी स्पीच देने की। सो आई एम ए हैबिचुअल स्पीकर and I can speak for 4, 5, 6, 8, 10 hours without any break. So that is my profession actually. पर आप लोग छोटे बच्चे हैं और मुझे बताया गया कि मतलब बच्चों को टॉर्चर नहीं करना है, तो मैं कोई टॉर्चर करने के मूड में नहीं हूँ एकदम। So just to understand what exactly do you expect from me? तो मैंने कहा कि मैं पहले बच्चों से कुछ सवाल पूछूंगा, मतलब मैं नहीं पूछूंगा, बच्चों को कहूंगा कि वो मुझसे सवाल पूछें, जस्ट टू मेक श्योर कि आप किस तरह की डिस्कशन मुझसे चाहते हैं, सो दैट आई कैन स्पीक ऑन द टॉपिक्स यू वांट। जो मुझे थोड़ा थोड़ा आइडिया है सिक्किम के यूथ के बारे में, एक तो ये है कि सिक्किम के यूथ को सरकारी नौकरी की बहुत इच्छा होती है, और शायद इसीलिए मुझे बताया भी गया होगा कि मैं सिविल सर्विसेज के लिए पढ़ाता हूँ। पर मैं तो सरकारी नौकरी छोड़ के ये काम कर रहा हूँ, इसलिए हो सकता है कि मैं बहुत सूट ना करूं, मेरा अपना एग्जाम्पल बहुत सूट ना करे। दूसरा, मैं सिक्किम को लेकर कुछ बातों से बहुत खुश रहता हूँ। मतलब मेरे जो फेवरेट कुछ स्टेट्स भारत के, उनमें एक सिक्किम भी है, और उसके कुछ खास रीजंस मेरे पास है। मैं किसी स्टेट या किसी शहर या किसी देश का इवेल्युएशन या मूल्यांकन, अगर मेरी हिंदी मुश्किल हो आप बोल दीजिएगा, मैं और इजी कर दूंगा उसको। अगर किसी देश या किसी समाज को इवेल्युएट करना हो तो मेरे हिसाब से दो कसौटियां सबसे बड़ी हैं। उसका जीडीपी कितना है वो बड़ी कसौटी नहीं है, वो कितना कमाता है, कितने पैसे उसके पास हैं, ठीक है। किसी समाज के पास ज्यादा पैसे हैं, किसी के पास कम पैसे हैं, वो ठीक है। मेरी राय में, क्योंकि मैं सोशियोलॉजी का स्टूडेंट रहा हूँ, मैं कई विषयों का स्टूडेंट रहा हूँ, मुझे बड़ा मजा आता है अलग अलग विषय पढ़ने में, पर सोशियोलॉजी ने मुझे एक बात सिखाई कि किसी सोसाइटी में फीमेल्स का पार्टिसिपेशन कितना है, ये बताता है कि वो सोसाइटी कितनी सिविलाइज्ड है। दूसरा, कोई सोसाइटी अपने बीच में जो माइनॉरिटीज हैं, जो अलग अलग कम्युनिटीज हैं, उन सब के साथ कैसे ट्रीटमेंट करती है, ये बताता है कि वो समाज, वो सोसाइटी कितनी सिविलाइज्ड है। These are two fundamental parameters on which I
value or way any society wherever I go. मैं घुमक्कड़ आदमी हूँ, दुनिया भर घूमता रहता हूँ, कई देश घूमा हूँ, कई राज्य घूमा हूँ, but this is how I try to judge a society. और जब मैंने पढ़ा सिक्किम के बारे में पिछले कुछ दिनों में, तो मुझे पता लगा कि सिक्किम देश का वो राज्य है, सारे राज्यों में, सारे यूटीज में मिला के, जहां विमेन की वर्क पार्टिसिपेशन देश में सबसे ज्यादा है, नंबर 1। और अगर विमेन नौकरी कर पा रही हैं, घर से बाहर निकल के काम कर पा रही हैं, इसमें अंडरस्टूड है कि वो प्लेस अपने आप में सेफ भी है। अगर वो सेफ नहीं होगा तो वो घर से बाहर कैसे निकलेगा? कोई घर से बाहर निकले, नौकरी करे, क्योंकि नौकरी करने के मामले में मैं जिस बेल्ट से हूँ, मेरा जन्म दिल्ली में हुआ, मेरी परवरिश हरियाणा में हुई, अब मैं दिल्ली में रहता हूँ। उस बेल्ट में विमेन पार्टिसिपेशन उतना नहीं है। उसकी एक वजह शायद ये भी है कि सिक्योरिटी के इश्यूज थोड़े ज्यादा रहते हैं। जब सिक्योरिटी के इश्यूज नहीं होंगे तो लोग बाहर भी निकलेंगे, काम भी करेंगे। और एक सोसाइटी जिसमें वर्क एनवायरनमेंट में विमेन को सबसे बेहतर स्थितियां मिलती हूं, तो जब मैं देखता हूं तो मुझे फक्र होता है, गर्व होता है, प्राइड होता है कि उस राज्य में मैं आकर आप सबसे बात कर रहा हूं। तो पहली बात तो ये खुश रहने की, और हमें पता होना चाहिए कि हमें किन बातों पर खुश रहना है। हम सबके जीवन में ऐसी बहुत सारी बातें हैं जिन पे हमें खुश होना चाहिए, पर पता नहीं होता हम लोगों को। So whenever someone asks you why are you a proud Sikkimese, you must tell that we belong to a state where women are highest in the participation of workforce, and we are proud for that. We are proud for that. दूसरा, मुझे ये जानकारी है, मैं डेमोग्राफी को पढ़ने में बड़ा इंटरेस्टेड रहता हूँ। किसी भी स्टेट, किसी भी कंट्री की डेमोग्राफी को समझना उसकी नब्ज समझने के बराबर होता है। डेमोग्राफी का मतलब हाउ इज द पॉपुलेशन डिवाइडेड, एजुकेटेड लोग कितने हैं, अनएजुकेटेड कितने हैं, लिटरेट, इलिटरेट, मेल, फीमेल, थर्ड जेंडर, नौकरी में कितने हैं, बिजनेस में कितने हैं, रिलीजन्स कितने हैं, इस सब की स्टडी को बोलते हैं डेमोग्राफी, विच इज ए पार्ट ऑफ जियोग्राफी। आपके सीएम साहब ने बताया कि वो जियोग्राफी के विद्यार्थी रहे हैं, टीचर भी रहे हैं। और मुझे सबसे अच्छी बात ये भी लगी, मैंने ऐसा देखा है कि पॉलिटिक्स में तमाम तरह के लोग दुनिया में होते हैं, और मैं जब देखता हूँ कि कोई टीचर किसी स्टेट को चला रहा है या देश को चला रहा है, तो मुझे एक खास उम्मीद जगती है कि कम से कम पढ़ाई लिखाई के मामले में कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट तो मार। So when the resident commissioner of Sikkim Bhavan in Delhi, Mr. Ashwini Chand, talked to me और मुझे कहा कि आप आएंगे तो अच्छा रहेगा, तो जो उनकी पंच लाइन थी, जिस लाइन के बाद मुझे लगा कि जाना ही होगा, वो थी कि सीएम साहब भी टीचर रहे हैं। और मुझे लगा वाह, ये तो हम तो सेम प्रोफेशन के लोग हैं, सेम बैकग्राउंड के लोग हैं, फिर तो एक स्पेशल रीजन बनता है कि वहां पर मैं जाऊं। तो सेकंड पैरामीटर जो मैं आपसे कह रहा था, मुझे यहाँ की डेमोग्राफी के बारे में आइडिया है, ठीक ठाक आइडिया है। यहाँ जो नेपालीज सिक्किमीज कम्युनिटी है, यहाँ जो लेप्चाज हैं, जो भूटियाज हैं, या मैं कहूँ कि दो कम्युनिटीज बुद्धिज्म से जुड़ती हैं, और बुद्धिज्म भी वज्रयान बुद्धिज्म, जो अपने आप में बहुत इंटरेस्टिंग फिनोमिना है। मैं फिलोसफी और लिटरेचर पढ़ता रहा हूँ, तो उसमें वज्रयान बुद्धिज्म को हम खूब उसमें पढ़ते भी हैं, समझते भी हैं। मेरे लिए बहुत इंटरेस्टिंग फिनोमिना है कि एक समाज जिसमें 3 कम्युनिटीज मेजरली और बहुत सारी कम्युनिटीज बहुत कम पार्टिसिपेशन के साथ रहती हूँ, और मैं हिस्ट्री ढूंढ के थक गया। मुझे आज तक ऐसा नजर नहीं आया कि यहाँ कभी कम्युनल क्लैशेस या टेंशंस होती। इतनी शांति के साथ इतनी कम्युनिटी साथ में रहें, इसका मतलब है कि जिसको हम कंपोजिट कल्चर कहते हैं, वो यहाँ पढ़ाई की बात नहीं है, वो हमारे संस्कारों का हिस्सा है, वो हमारे वैल्यू सिस्टम का हिस्सा है। एंड अल्टीमेटली इन द वर्ल्ड ऑफ वैल्यूज, इन द वर्ल्ड ऑफ एथिक्स, हम ये मानते हैं कि कॉस्मोपॉलिटनिज्म सबसे अच्छी वैल्यू है, जिसका मतलब है कि समाज अपने हर व्यक्ति को, वो जिस बैकग्राउंड से है, जिस फेथ के साथ है, जिस तरीके से जीता है, उसको उसी रूप में एक्सेप्ट करे
उसके ऊपर अपने आप को हावी ना करे, उस पर दबाव ना डाले, और एक ट्रू जिसको हम कंपोजिट कल्चर कहेंगे वैसी कल्चर अगर मैं देख पा रहा हूं तो हमें सिक्किम में दिखती है। तीसरी बात जो मुझे यहाँ की बड़ी अच्छी लगी, कल रात को जब मैं आया, लंबा ट्रेवल था, बागडोगरा से हमें पता लगा कि जो मेन रास्ता है वो टूटा हुआ है। तो बड़ा मजेदार रास्ता था। हम 5 बजे बागडोगरा से निकले तो पता लगा कि जो मेन रास्ता वो टूटा हुआ है, जो 3-3.5 घंटे वाला है, अब जो रास्ता वो 7 घंटे वाला है। हमने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, तो 12 बजे पहुंच जाएंगे। व्यवस्था बड़ी अच्छी थी सिक्किम सरकार की, कोई दुविधा नहीं थी, कोई परेशानी नहीं थी, बहुत सुकून से आ रहे थे। अब 7 घंटे के रास्ते पर निकले और आधे घंटे के बाद अचानक जो दूसरी गाड़ी साथ में थी वो टाई 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 करते हुए आगे की रुक गई। तो हमने पूछा क्या हुआ, तो पता लगा जो दूसरा रास्ता है जिससे हम जा रहे हैं उसमें 2 टैंकर पलट गए हैं, वो भी बंद हो गया है। तो फिर मैंने कहा कि फिर वापस दिल्ली चले, तो बोले नहीं नहीं नहीं, दिल्ली नहीं जाना है, जाना तो सिक्किम ही है। तो मैंने कहा जब 2 ही रास्ते दोनों बंद हो गए तो कैसे जाएंगे। फिर आधा घंटा हम वहीं रुके, आधा घंटा कुछ सिस्टम ने काम किया और तीसरा रास्ता खोज निकाला। तो जब पहली बार खोजा तो जो लोग मेरे साथ थे, मैंने उनसे पूछा कि ये कैसा रास्ता, तो उनमें से एक ने रैंडमली अपने हिसाब से कहा कि सर इसमें 3-4 घंटे एक्स्ट्रा लगेंगे। तो मैंने पूछा एक्स्ट्रा 3.5 से या 7 से, तो बताया 7 से एक्स्ट्रा लगेंगे 3.5। तो मैंने कहा अच्छा। तो फिर मैंने उनसे कहा अश्विनी जी से कि लगता है कि रात को 3-4 बजे पहुंचेंगे, तो या तो मेरा प्रोग्राम थोड़ा लेट करवा दीजिए ताकि मैं 4-5 घंटे सो सकूं, ताकि बात तो ठीक से करूं, ऐसा ना लगे कि मैं बहकी बात करूं और लोग सोचें कि ड्रग्स लेके आ गया है। जो कि मैंने सुना है कि यहाँ एक उभरती हुई समस्या है, देश भर में समस्या है, हर जगह समस्या, तो यहाँ भी है वो समस्या। तो खैर, लेकिन जो लोग हमारे साथ थे वो बड़े कमाल के लोग थे, पता नहीं कहाँ से, कोलंबस लोग थे वो बेसिकली। कहाँ से उन्होंने कोलंबस वास्को डी गामा के रास्ते निकाले, और जो हमें 5 बजे चल के 12 बजे पहुंचना था, हम 10:30 पे पहुंच गए। हम सिर्फ 5.5 घंटे में, बल्कि शायद 10:15 के आसपास सिक्किम पहुंचे, गंगटोक पहुंच गए, और बड़ा रिलीफ हुआ। बहुत अच्छे तरीके से नींद पूरी की और फिर मुझे लगा कि अब शांति से और प्यार से बात होगी। तो जब कल खाना खाने बैठे हम रात को, उसका टेस्ट थोड़ा अलग लगा, अच्छे वाला अलग, खराब वाला अलग, अच्छे वाला अलग। तो मतलब दुनिया के किसी भी हिस्से में जाएंगे तो खाने का टेस्ट अलग होता है, पर ये थोड़ा और अलग लगा। तो फिर मेरी आदत है नेट पे सर्च करने की, मैंने सर्च किया व्हाई सिक्किमीज फूड टेस्ट सो डिफरेंट। तो फिर एक बात और पता लगी, जिसके बाद अगर मेरी पत्नी को पता लग गई तो वो यहाँ पर गाड़ी खरीद लेगी, अगर अलाउड होगा, तो मुझे पता नहीं अलाउड है या नहीं खरीदना। तो पता लगा कि सिक्किम भारत का नहीं, दुनिया का पहला स्टेट है जो 100% ऑर्गेनिक स्टेट है। और इसका मतलब क्या होता है, ताली तो बजा दी आपने, पर इसका मतलब नहीं पता होगा कई लोगों को। अगर पता है तो अच्छी बात है, किसी बच्चे को शायद ना पता हो। इसका मतलब ये होता है कि सिक्किम के फूड प्रोडक्शन में, खेती में, फार्मिंग में केमिकल फर्टिलाइजर्स, केमिकल पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल 0 होता है। विच मीन्स आप जो खाते हैं वो दुनिया का सबसे प्योर खाना है। इससे ज्यादा प्योर खाना इस पूरे संसार में कहीं नहीं मिलता है, और कितनी बड़ी बात है। इसीलिए आप सबके चेहरे इतने चमक रहे हैं, इतने सुंदर आप लोग हैं, इसीलिए इतना अच्छा खाना खाएंगे तो ज्यादा सुंदर होंगे। हम तो भारत के बाकी राज्यों में जो खाना खाते हैं उसमें कई बार लगता है कि केमिकल खा रहे हैं कि खाना खा रहे हैं, समझ में नहीं आता, क्योंकि केमिकल फर्टिलाइजर्स के बिना, पेस्टिसाइड्स के बिना प्रोडक्शन हो ही नहीं पाता है। अगर नहीं डालेंगे तो प्रोडक्शन कम होगा। तो हमें तय करना होता है कि भूख से मरें या थोड़ा केमिकल पेस्टिसाइड खा के जिंदा रह लें। तो हम केमिकल खा लेते काम चला देते। लेकिन क्या होता है कि हम जहाँ हैं, हमारे पास क्या अच्छा है कई बार हमें पता नहीं होता। और मुझे लगता है कि सिक्किम के पास ये 3 ऐसी वजहें हैं कि अगर ये आपको पता हो तो आप बहुत
गौरवान्वित हो सकते हैं, प्राइड फील कर सकते हैं और फिर इस दुनिया में आगे बढ़ने का ख्वाब देख सकते हैं। मेरे पास ठीक ठाक चीजें हैं आपसे बात करने के लिए, पर मेरी गुजारिश थी ऑर्गेनाइजर्स से कि पहले मैं बच्चों से 3-4 बच्चों से केवल सवाल पूछना चाहूंगा। अगर वो मुझे कुछ बता सके कि उनके मन में क्या डाउट्स हैं जो वो चाहते हैं कि मैं उन पर बात करूं, तो ज्यादा अच्छा है कि मैं उन पर बात करूं। और यदि बच्चे नहीं पूछेंगे तो बात तो मैं कर ही लूंगा, बात करना मुझे दिक्कत नहीं है, मैं तो बातूनी आदमी हूँ, बात करना मुझे आता है, तो बात तो मैं कर ही लूंगा। तो अब क्वेश्चंस रोकते हैं, मैं समाप्त करता हूँ, फिर मैं सारी बातों पे आता हूँ। तो सारे क्वेश्चंस को मिला के एक क्वेश्चन तो मुझसे पूछा कि आपने नौकरी क्यों छोड़ी, टीचिंग में क्यों गए, टीचिंग में हम कैसे अच्छा कर सकते हैं। 2 पार्टिसिपेंट से क्वेश्चन ये है, कुछ बच्चों का सिविल सर्विस के बारे में, कुछ का मोटिवेशन के बारे में। सो दीज आर द 3 ब्रॉड टॉपिक्स व्हिच यू वांट टू अंडरस्टैंड विद मी। मैं आपको एक कहानी से बात शुरू करता हूँ, एक स्टोरी से बात शुरू करता हूँ, रियल स्टोरी। स्टोरी से इसलिए कि स्टोरी से बात समझ में ज्यादा आती है। और एज ए पेरेंट, मेरा एक बेटा है, 17 का होने वाला है, नहीं होने वाला नहीं, हो गया है, 3 दिन पहले हो गया है, अभी हुआ है। तो 17 की उम्र आप जानते हैं सबसे खतरनाक होती है। आप लोग भी लगभग उसके आसपास होंगे या अभी उससे निकले होंगे। मोस्ट डिफिकल्ट एज इज दिस, 16, 18, 19। इस उम्र में आपके हार्मोन्स इतना ज्यादा जंप करते हैं कि मूड स्विंग्स बहुत ज्यादा होते हैं। आपको अपने दोस्तों से बात करके इतना सुकून मिलता है, पेरेंट्स दुश्मन नजर आते हैं इस उम्र में। पेरेंट्स कोई अच्छी बात भी कहें तो लगता है कि ये क्यों मनहूस लोग हमारे घर में रहते हैं, क्यों ऐसी खराब बात बोलते हैं, दे डोंट अंडरस्टैंड, दे आर आउटडेटेड पीपल, ऐसा मन में भाव आता है। सबको आता है, आपको आ रहा है तो पहली बार नहीं आ रहा है, आज से 30 साल के बाद आपके बच्चों को भी आएगा आपके बारे में, एकदम उतनी ही इंटेंसिटी से आएगा जितना आपको आता है। जितना आपको लगता है कि आपके पेरेंट्स बिल्कुल नहीं समझते, आपके बच्चे आपके बारे में यही सोचेंगे 30 साल बाद। ये एकदम इटर्नल ट्रुथ है जिसको आप रोक नहीं पाएंगे। सो दिस इज नॉर्मल थिंग। आप लोगों की एज में जो सबसे बड़ी चिंता मुझे होती है, जैसे मैं अपने बेटे से बात करता हूं, तो मैं तो एक बहुत ही खराब पेरेंट हूं। खराब पेरेंट का मतलब मैं कभी कहता ही नहीं कि पढ़ो, कभी कहता ही नहीं कि टॉप करो, मैं कभी नहीं कहता। मैं सिर्फ ये कहता हूं कि बेटा हर साल एक क्लास पास करते रहो, काफी है। बस इतनी साउंड प्रिपरेशन मत करना कि मैं 8वीं क्लास 2 बार में करूंगा, ऐसा मत करना, एक ही बार में कर लो। और मैं कभी परसेंटेज पूछूंगा नहीं आपसे, मैं पूछता भी नहीं, हालांकि वो बता देता है, लेकिन मुझे उसमें इंटरेस्ट है नहीं। वट एवर परसेंटेज ही गेट्स। एंड वी ऑल्सो हैव ए डॉटर, आई मीन आई एम नॉट द बायोलॉजिकल फादर, शी इज ए रिलेटिव्स डॉटर, सो शी लिव्स विद अस। हम दोनों बच्चों से बोलते हैं कि हम कभी नहीं पूछेंगे परसेंटेज क्या है, ना हम पूछते हैं, ना हमारा इंटरेस्ट है। हमारा इंटरेस्ट केवल इस बात में है कि वो बेहतर ह्यूमन बींग्स बन जाए, क्योंकि मैंने जिंदगी को बहुत अच्छे से देखा है। और मैं एक बहुत ही खराब स्टूडेंट रहा हूँ स्कूल में, बहुत बदमाश, शरारती, कम पढ़ने वाला, पर दिमाग इतना था कि 10 दिन 20 दिन पढ़ के अच्छे नंबर आ ही जाते थे। तो मेरा दिमाग कह जाता है कि जो काम 10 दिन का है उसके लिए साल क्यों खराब करो। जब 10 दिन में हो ही जाता है तो 10 दिन खराब करेंगे उसमें। और दूसरी बात, ओवर द इयर्स मैंने ये सीखी है कि जो मैंने स्कूल में पढ़ा था उसमें से बहुत कम जिंदगी में काम आता है। मैंने ट्रिगोनोमेट्री पढ़ी, मेरी जिंदगी में कभी काम नहीं आई। मैं कभी थीटा वीटा लगा ही नहीं पाता कहीं पर भी, आज तक यूज नहीं किया मैंने थीटा, कहाँ से यूज करूं, काम ही नहीं आया। मैंने दुनिया भर के नक्शे रटे थे स्कूल में, कहीं काम नहीं आए। जब किसी देश में घूमने जाता हूँ वहां का नक्शा देख लेता हूँ और बचपन वाला याद भी नहीं आता, फिर से देखना पड़ता है, सीधी सी बात है। तो मैंने फील किया कि ज्यादातर चीजें जो स्कूल में हम पढ़ते हैं, कॉलेज में पढ़ते हैं, वो जो नॉलेज है वो जिंदगी में बहुत काम नहीं आती है। जो काम आता है वो और चीजें हैं, मैं उस पर ज्यादा बात करूंगा आपसे। लेकिन मेरी चिंता एज ए पेरेंट, और क्योंकि आप बच्चे उसी उम्र में हैं, मैं लगभग 50 साल का हूं, तो आप मेरे लिए लगभग उसी रोल में हैं कि आप मेरे बच्चे जैसे हैं। क्योंकि
जो बच्चे होते हैं ना अपने पेरेंट्स से बड़ी नफरत करते हैं, दूसरों के पेरेंट्स की सुन लेते हैं बात। तो आप मेरी बात सुन लेंगे, अपने घर में नहीं सुनेंगे। जैसे मेरा बेटा मेरी बात नहीं सुनता है, वो शायद यहाँ सीएम साहब की बात सुन लेगा। तो दूसरों की बात सुनना आसान होता है, अपने पेरेंट्स की बात सुनना मुश्किल होता है। तो आप सुन रहे हैं इसलिए मैं सुना रहा हूँ आपको। तो जो कहानी मैं आपको सुनाना चाह रहा हूँ रियल कहानी है, और मेरी सबसे बड़ी चिंता अपने बच्चों को लेकर, आपको लेकर वही रहती है। मैं जब भी कोई कहानी सुनाता हूँ, नाम, जगह, वो सब बदल देता हूँ ताकि किसी की प्राइवेसी पर हमला ना हो। सबकी राइट टू प्राइवेसी है ना। एक बच्चा था जिसको मैं जानता हूँ, बचपन से जानता हूँ, बहुत ही जबरदस्त आर्टिस्टिक बच्चा, म्यूजिक का उस्ताद। उसके घर में लगभग सब लोग म्यूजिक के उस्ताद थे, इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक, वोकल म्यूजिक, हर चीज में अच्छा, पढ़ने में भी ठीक, बढ़िया। और जब हम स्कूल में थे, वो मेरी क्लास में तो नहीं था, थोड़ा सा अलग क्लास में था, पर स्कूल में बहुत पॉपुलर था, बीइंग इनटू म्यूजिक। आई वाज इन डिबेटिंग, ही वाज इनटू म्यूजिक। और बाद में उसने हमारा स्कूल छोड़ भी दिया कुछ समय के बाद, फिर वो कहीं और चला गया, फिर हमारा मिलना नहीं हुआ। उस समय ना तो व्हाट्सएप था ना यूट्यूब था, तो बाद में मिलने का स्कोप भी नहीं रहता था। जो एक बार चला गया वो चला ही जाता था उस समय। अब तो बच्चे जिंदगी भर दोस्त रहते हैं। फिर जब मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में आ गया, ग्रेजुएशन कर चुका था, उसके बाद अचानक मुझे एक बचपन का दोस्त मिला जिसने मुझे एक इंटरेस्टिंग क्या डेवास्टेटिंग बात बताई। तो बात चल रही थी कि स्कूल के दोस्त कहाँ कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं। तो बातों बातों में उसका जिक्र भी आया। तो मैंने बड़ी उम्मीद से पूछा, मैंने कहा वो तो बॉम्बे चला गया होगा, फिल्म इंडस्ट्री में चला गया होगा। तो मेरे दोस्त ने पूछा कि तुम्हें नहीं पता उसके बारे में? मैंने कहा नहीं। उसने कहा यार वो जेल में है, एंड ही वाज वन ऑफ द मोस्ट क्रिएटिव स्टूडेंट्स ऑफ आवर स्कूल। मैंने कहा जेल में क्यों है? बोले सच में नहीं पता। मैंने कहा सच में नहीं पता मुझे। बोले वो ग्रेजुएशन करने के लिए जब गया तो पता नहीं क्या हुआ, उसकी थोड़ी संगति खराब हो गई। बैड कंपनीज को हम बोलते हैं, जो इस उम्र में अच्छी लगती है, वही वाली। तो कॉलेज लाइफ में थोड़ी बहुत बैड कंपनी सबकी होती ही है, हल्की फुल्की होती है, सामान्य बात है। अच्छा, बच्चा बच्चा ना रहे ये भी तो अच्छी बात नहीं है ना। थोड़ा बचपन तो जीना भी चाहिए, थोड़ा शरारतें करनी भी चाहिए। पर किसी किसी का दुर्भाग्य होता है कि ज्यादा हो जाता है, उसके साथ ऐसा हुआ। उस सब प्रोसेस में उसको ड्रग्स की आदत लग गई। और ड्रग्स की आदत, ड्रग्स एक ऐसी चीज है, एडिक्शन ऐसी चीज है कि उसमें वन वे रास्ता होता है, टू वे नहीं होता है। आप जा सकते हैं, वापस नहीं आ सकते। मतलब 1000 लोग जाएंगे तो उनमें से एक आध वापस आएगा, वो भी इतने मुश्किलों से जो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। आई हैव सीन मेनी सच केसेस। सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट से मेरे कई दोस्त ऑफिसर्स हैं, तो मैं उनसे जब पूछता हूँ बताते हैं, मैंने ऐसे लोगों को देखा है 10-10 साल से स्ट्रगल कर रहे हैं एडिक्शन से बाहर आने की, नहीं आ पा रहे, खत्म हो गए हैं। उस बच्चे को ड्रग्स की आदत पड़ गई कॉलेज में जाके, पेरेंट्स को पता ही नहीं था। तो जब पेरेंट्स को भनक लगी तो उसको दबाव बनाया कि तुम घर आ जाओ। अब वो जिस कंपनी में था, दोस्तों वाली कंपनी में, वहां अब ड्रग्स तो बहुत महंगे होते थे, पैसे घर से बहुत कम आते थे, जितने पैसे एक मिडिल क्लास फैमिली दे सकती है। अब वो घर से ज्यादा पैसे मांगने लगा, पैसे मिलते नहीं थे। उसको अपने ही घर के लोगों पर गुस्सा आने लगा। तो एक बार वो अपने घर आया हुआ था छुट्टियों में, और वहां भी वो कुछ कुछ करता रहता था। उसके पेरेंट्स ने उसको बहुत समझाया कि बेटा ऐसा मत करो। और एक दिन इस बात पे झगड़ा बढ़ गया। भैया पेरेंट्स की चिंता समझेंगे आज से 30 साल बाद, जब आपके बच्चे इस एज में होंगे ना, आपकी नानी मर जाएगी उस समय। नानी मरने का मुहावरा है, इसका मतलब बहुत चिंता में रहेंगे उस समय आप। और उस दिन पता नहीं क्या हुआ, झगड़ा हुआ, क्योंकि जो एडिक्शन के शिकार हैं उनका दिमाग उनके कंट्रोल में नहीं होता है। यहाँ तक कि जो ड्रिंक करते हैं, ड्रिंक एक लेवल से ज्यादा कर लें तो दिमाग कंट्रोल से बाहर निकलने लगता है। ड्रग्स में तो ये एलिमेंट बहुत ज्यादा होता है।
और आधी रात को उसने क्या किया, उसने अपनी फैमिली के 5 लोगों का मर्डर कर दिया। मर्डर। उसने खाने में जहर मिलाया, लगभग सब लोग उससे मर गए। एक मेंबर नहीं मरा क्योंकि उसने खाना खाया नहीं उस दिन, तो उसको उसने अलग से मारा। और ये बात है जब उसकी उम्र लगभग 17-18 साल की थी या 19 के आसपास रहा होगा। उसके बाद वो जेल गया। मुझे उसके बाद से पता ही नहीं कि क्या हुआ, फांसी हुई या उम्र कैद हुई या क्या हुआ, ना तो मुझे पता है ना मैं इंटरेस्टेड हूँ जानने में। मैं उसका नाम हम सब जानता हूँ। एंड 1-2 क्लास स्कूल में ऐसी थी कि वो हम आसपास थे, जानते थे, पहचानते थे एक दूसरे को। मेरी सबसे बड़ी चिंता ये होती है बच्चों को लेकर कि किसी भी गलती से वो ड्रग्स में ना चले जाएं। आप सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ हाथ जोड़ के, कुछ भी कर लेना, ये मत करना। बदमाशी करो, शरारत करो, थोड़ा इश्क विश्क होगा करो, कोई दिक्कत नहीं। किसी को चीट मत करना, ड्रग्स में मत जाना, क्योंकि इन रास्तों पे जाने के बाद वापसी का रास्ता नहीं है, पूरी जिंदगी खत्म हो जाती है। एक शायर ने कहा है, बस एक कदम गलत उठाता राह शौक में, राह शौक का मतलब शौक के रास्ते पर चल पड़े थे। बस एक कदम गलत उठाता राह शौक में, मंजिल तमाम उम्र मुझे ढूंढती रही। मेरी मंजिल जिंदगी भर मुझे ढूंढती रही, कहां चला गया? सिर्फ एक गलती हुई थी और उस एक गलती ने कहीं का नहीं छोड़ा। आपको लग रहा होगा कि ये तो पापा जैसा है, प्रीच कर रहा है हमें, पापा डोंट प्रीच वाला भाव मन में आ रहा होगा आप लोगों के, पर मेरा काम ही है, मैं क्या करूं। मुझे जितनी चिंता अपने बच्चे की उतनी आपकी चिंता है, तो मैं तो बोलूंगा। आप मानेंगे नहीं मानेंगे आपकी मर्जी है, लेकिन ईश्वर ना करे कुछ गलती हुई तो बाद में आप इस बात को याद जरूर करेंगे कि किसी ने समझाया था हाथ जोड़कर, और हम उसके बाद भी नहीं समझे थे। कुछ भी करना, उस रास्ते पर मत जाना। और इस रास्ते पर लोग क्यों जाते हैं? इसकी जो साइकोलॉजी में सबसे बड़ा रीजन है, उसको पीयर ग्रुप प्रेशर कहते हैं। पीयर ग्रुप का मतलब है आपके दोस्तों का ग्रुप, गैंग, जिसको गैंग कहते हैं। जो डेवलपमेंटल साइकोलॉजी है, जो साइकोलॉजी स्टडी करती है कि बच्चे जैसे जैसे बड़े होते हैं उनकी साइकोलॉजी कैसे चेंज होती है, इसको बोलते हैं डेवलपमेंटल साइकोलॉजी। उसमें माना गया कि ये जो एज है टीन एज, ये गैंग एज है। गैंग एज का मतलब 3-4 दोस्तों का ग्रुप होता है, वो गैंग की तरह से ऑपरेट करता है। एकदम सीक्रेट्स रहते हैं उस ग्रुप में, आपस में बातें करते हैं, जैसी कोई आसपास से निकल चुप हो जाते हैं। उनको लगता है कि उनके पास कुछ सीक्रेट इंफॉर्मेशन दुनिया की ऐसी है जो मोसाद और रॉ और इन्हीं सब के पास होती है, किसी के पास नहीं होती। जबकि वो जो बात कर रहे होते हैं उनके पेरेंट्स वो बात 30 साल पहले कर चुके हैं। वो ऐसी कोई बात नहीं कर रहे जो उनके पेरेंट्स को नहीं पता, वो सब बातें करके ही बड़े हुए हैं। पेरेंट्स भी तो बने ही है ना भाई, ऐसे थोड़ा ना, उन्होंने तो जिंदगी देखी है। पर उनको लगता है कि वो कुछ खास ऐसा जानते हैं। एक दूसरे पर ऐसा भरोसा, पेरेंट्स पर ऐसा अविश्वास, ऐसा उनको खारिज करने की टेंडेंसी, नॉर्मल बात है, कोई खास बात नहीं है, इस उम्र में सामान्य बात है। पर डेवलपमेंटल साइकोलॉजी जब हम पढ़ते हैं तो उसमें कहते हैं कि जो बच्चा होता है 1-2 साल तक का, उस पर सबसे ज्यादा असर उसकी माँ का होता है, क्योंकि माँ उसके लिए पूरा संसार है। उस बच्चे की 2 ही जरूरतें हैं कि जब वो गीला हो तो कोई पहुंच दे, जब भूख लगे कुछ खाना खिला दे। शुरू के 6 महीने इन दोनों जरूरतों को जनरली उसकी माँ ही पूरा करती है। तो उसको धीरे धीरे लगता है कि जो माँ है ना, यही मेरा सब कुछ है, और माँ की हर बात को फॉलो करता है। 6 महीने के बाद थोड़ा सा बाहर का खाना, घर के बाकी मेंबर्स का असर पड़ने लगता है। 2 साल के बाद जब बच्चा पहली बार स्कूल जाता है, 2 या 3 साल के बाद, तो आप देखेंगे प्राइमरी स्कूल में टीचर्स आमतौर पे महिलाएं होती हैं, विमेन होती हैं, मेल्स नहीं होते हैं। उसके 2 रीजन है। एक तो मेल्स में इतनी पेशेंस होती नहीं आमतौर पे,
अपना ही बच्चा हो तो 2 मिनट के लिए चिकोटी काटना, प्यार करना ठीक है, 2 मिनट के बाद नहीं झेल पाते वो। और बच्चा अगर रोने लगे, उनका चश्मा उतार के मारे, थप्पड़ मार दे, मुंह खींच ले, इरिटेट हो जाते हैं। 5 मिनट के बाद तो बच्चा पिटता ही पिटता है अपने बाप के हाथ। इसलिए बच्चे भी बाप के पास कम जाना पसंद करते हैं, जाते हैं 1-2 मिनट के लिए, फिर भाग आते हैं वहां से। इनको पता है कि ये जो ब्रेक इवन होने वाला टाइम आ गया है, अब इस टाइम पे निकल जाना चाहिए। मदर्स में बायोलॉजिकली भी और कल्चरली, सोशली भी ये वैल्यू ज्यादा डेवलप हो जाती है कि वो झेल लेती हैं उस बच्चे की परेशानियों को। बच्चे बहुत परेशान करते हैं। अगर आप मुझसे पूछें इस दुनिया में सबसे मुश्किल काम क्या है, सबसे मुश्किल है बच्चे को पालना। इससे मुश्किल कोई काम नहीं है। छठी का दूध याद दिला देते हैं बच्चे। बच्चे को पालने से मुश्किल दुनिया का कोई काम नहीं है। और वो काम जनरली हमारे घरों में मदर्स करती है, जिनका इतिहास में नाम नहीं लिखा जाता, जबकि सबसे महत्वपूर्ण काम घर के अंदर वो कर रही है। इस बात की बहुत वैल्यू है। कई जगह पेरेंट्स मतलब फादर्स भी कर रहे हैं कुछ हद तक, लेकिन जनरली दुनिया में ज्यादा ये काम अभी तक महिलाओं के हाथ में जाता है। जब बच्चा स्कूल जाता है तो स्कूल जाने के बाद आप देखें जो लेडी टीचर होती है, जिसको बच्चा प्यार से मैम कहता है, मैम, ऐसे बच्चे के लिए मैम दूसरा भगवान होता है मम्मी के बाद। कुछ समय के बाद भगवान नंबर 1 मैम हो जाती है, भगवान नंबर 2 मम्मी हो जाती है। और अगर मैम ने कुछ कहा है और मम्मी कह रही गलत है, तो बच्चा घूर के देखता है कि तुम बताओगे मुझे, वो भगवान है वो तुम्हें। तो बच्चे को मैम पे भगवान जैसा भरोसा होता है। फिर जब वो बड़ा होने लगता है, 10, 11, 12, 13 साल का, 13 की एज आते आते बच्चों में जो बायोलॉजिकल चेंजेस होने शुरू होते हैं, बड़े परेशान होते हैं, पशुपेश में होते हैं कि ये क्या हमारे साथ हो रहा है, हमारी जिंदगी चेंज हो रही है। अचानक उनको ऐसा लगने लगता है। उस उम्र के जो हार्मोन्स हैं वो उनको पेरेंट से दूर करते हैं, क्योंकि उनको जिस तरह की आजादी चाहिए, पेरेंट जानते हैं कि ये उम्र सही नहीं है। तो पेरेंट्स रोकते हैं, समझाते हैं, फोन का यूज कम करो, इंटरनेट कम करो, तुम्हारा दोस्त ठीक नहीं है, तुम्हारी कंपनी ठीक नहीं है, अच्छे दोस्त रखो, ये करो, वो सब करते हैं। उनकी मजबूरी है, उनको पता है कि ये उम्र फिसलने वाली है। और बच्चों को लगता है कि मैं जहां जहां आजादी चाहता हूं, यही 2 लोग मेरे दुश्मन हैं। पता नहीं ये डिजर्व नहीं करते मुझे, दे डोंट डिजर्व ए चाइल्ड लाइक मी। और फिर वो पेरेंट्स से झूठ बोलना, छिपाना, हर बच्चा उस उम्र में झूठ बोलना शुरू कर देता है। कुछ बहुत प्यारे मासूम बच्चों को छोड़ दूं मैं 1-2%, बाकी सब थोड़ा बहुत झूठ तो बोल लेते हैं। कुछ ज्यादा शातिर हो जाते हैं, इतना खतरनाक झूठ बोलते हैं, लाई डिटेक्शन टेस्ट करवा लेंगे तो भी नहीं पकड़ पाएंगे, इतना अच्छा झूठ बोलने लग जाते हैं, क्योंकि उन्होंने सीख लिया दोस्तों से सब करके। और ये जो उम्र है 13 से 19, जो गैंग एज है, ये जो दोस्त हैं, इनका असर इतना ज्यादा होता है। और आपकी पर्सनैलिटी कैसी है, हर गैंग में 4-5 लोग होते हैं, उनमें से एक मुखिया होता है उनका, गैंग का नेता होता है, जो थोड़ा सा एग्रेसिव है, डोमिनेटिंग है, असर्टिव है, वो फैसले करता है सबके लिए। आपने डिसीजन मेकिंग का सवाल पूछा, इसी पे समझेंगे। उसने कहा कि चलो सब फिल्म देख के आएंगे, तो बाकी 4 फॉलोअर्स होते हैं, वो चलते हैं, जी जी चलो 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 चलो। इन सबका सेल्फ रिस्पेक्ट का लेवल अलग अलग है। जो नेता है उसमें सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत ज्यादा है, इतनी ज्यादा है कि वो दूसरों की सेल्फ रिस्पेक्ट की धज्जियां उड़ा देता है। वो ये मान के चलता है कि मैं राजा हूं, जो मैं कहूंगा वही होगा। और जो बाकी 4 भेड़ बकरियां हैं, जिनमें कॉन्फिडेंस की कमी है, असर्टिव नहीं है, सबमिसिव हैं, दब्बू हैं, डरपोक हैं, वो बेचारे उसकी बात को फॉलो करते हैं। और ये जो 4 है ना, इन पे खतरा बहुत ज्यादा है, क्योंकि जो नेता है वो पहले से बिगड़ा हुआ है, वो हैबिचुअल है कई चीजों का, और वो इन 4 को बोलता है आज हम सब ड्रग्स ट्राई करेंगे। पूछ नहीं रहा है, बता रहा है। अब इन 4 में से एक के मन में है कि ना करो, मम्मी ने उसको 1000 बार समझाया कि बेटा ये मत करना, वो बेचारा बोल ही नहीं पा रहा, घबराहट हो रही है उसको। बड़ी मुश्किल से मिमियाते हुए एक वाक्य उसने बोला,
मिमियाना मतलब बिल्ली की तरह से बोलना, कैट की तरह से बोलना। उसने कहा यार मम्मी ने कहा था ठीक नहीं होता है। अब उसके बाद जोर से ठाका मार गया, ये देखो मम्मी का बच्चा, ये देखो मम्मी का बच्चा, इसको दूध पिलाओ, दूध पिलाओ इसको, बच्चा है, ये तो बड़ा ही नहीं हुआ, ये तो मर्द ही नहीं बना अब तक। हम तो मर्द हैं, हम तो बड़े हैं, हम तो ग्रोन अप हैं। इस बच्चे की सेल्फ एस्टीम, सेल्फ रिस्पेक्ट इतनी कम है कि डर जाएगा, एकदम घबरा जाएगा। 3 लोग बोलेंगे अरे कुछ नहीं होता, अरे कुछ नहीं होता, आजा 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 आजा, अरे कुछ नहीं होता, कर ले ट्राई, हम भी तो कर रहे हैं, कर ले ट्राई। और इसी प्रेशर में ये बच्चा पहली बार ऐसी गलती करेगा। और मैंने पहले ही कहा कि रास्ता एक तरफा है, वापसी का रास्ता नहीं है। इस प्रेशर को बोलते हैं पीयर ग्रुप प्रेशर, दोस्तों का प्रेशर। मैं अपने बच्चे को केवल एक बात सिखाता हूं, बाकी पढ़ाई लिखाई तो मुझे पता है जिंदगी में जब कोई करना चाहेगा कर ही लेगा। इंटरनेट की दुनिया में, गूगल की दुनिया में अब क्या मतलब, मैं क्या पढ़ा दूंगा आपको, टीचर क्या पढ़ा लेंगे, सब गूगल पे उपलब्ध है, सब ऑनलाइन अवेलेबल है। जो टीचर्स बनना चाह रहे हैं समझ लें, अब टीचर का काम नॉलेज देना नहीं है, नॉलेज आपसे ज्यादा, आपसे बेहतर गूगल पे है। अब आपका काम उससे ज्यादा बड़ा है। क्या है अभी डिस्कस करेंगे। मैं केवल एक बात पे फोकस करता हूं कि मेरे बच्चे या आप लोग पीयर ग्रुप प्रेशर से बच सके। मैं खुद बचा था, अच्छे से बचा था। मेरे पेरेंट्स की भूमिका थी। मैं जिस हॉस्टल में रहा उस हॉस्टल में लगभग सब ड्रिंक करते थे कॉलेज के दिनों में, मैं नहीं करता था। मुझे कभी जरूरत ही नहीं लगी उस चीज की, तो नहीं लगी तो नहीं किया। अच्छी बात सिर्फ इतनी है, मैं ये नहीं कह रहा कि ड्रिंक करना अच्छी बात है कि बुरी बात है, वो तो इंडिविजुअल फैसला हर किसी का है, लेकिन मैच्योर होने के बाद, बचपन में नहीं। मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूं कि अगर 4 लोग मुझ पर दबाव डाले और मैं उनके दबाव में आ जाऊं, ये ठीक नहीं। मुझे ध्यान है कि हमारे हॉस्टल की नाइट चलती थी, फ्राइडे की रात है, वार्डन साहब छुट्टी पे हैं, 10-12 लोग एक कमरे में बैठे हैं, शराब की बोतल खोल ली है या बियर जो भी है, सबका मन है पीने का। वो मतलब एडल्ट्स हैं, 18+ के थे, वो शायद लीगली अलाउड होगा उनके लिए, मुझे नहीं पता। और जो लोग नहीं पीना चाहते उनको दबाव बना रहे हैं कि यार पी के दिखा, तू मर्द है तो पी के दिखा, बड़ा हो गया तो पी के दिखा। जब भी कोई ऐसा दबाव बनाए ना, इतना भी दबाव में नहीं आना है। जैसे भी बोले बड़ा है तो पी के दिखा, आपको बोलना है मैं इसको पिए बिना ही बड़ा हूं। मर्द है तो पी के दिखा, मैं इसको पिए बिना ही मर्द रहता हूं। तुम इसको पी के मर्द बनते हो, हम ऐसे ही मर्द हैं भाई। दोस्त नहीं है क्या हमारा, तो क्या बोलना है, अगर तुम्हारी दोस्ती के लिए मुझे पीनी पड़ेगी शराब, तो मेरी दोस्ती के लिए तुम छोड़ तो नहीं सकते। दोस्त, क्या मैं ही तुम्हारा दोस्त हूं, तुम मेरे दोस्त नहीं हो? तुम्हारी दोस्ती के लिए मैं ड्रग्स लेना शुरू कर दूं और मेरी दोस्ती के लिए तुम छोड़ नहीं सकते? अगर तुम छोड़ नहीं सकते तो मैं ले नहीं सकता। और दोस्ती अपनी जगह है, हमेशा ध्यान रखना। भूल के भी कभी कोई ऐसी डिमांड मत करना जो दोस्ती की हदों से ज्यादा जाती हो। मैं साफ कह रहा हूं, मैं ड्रग्स के रास्ते पर नहीं जाऊंगा, ये काम मैं नहीं करूंगा। मुझसे दोस्ती रखनी है, इन शर्तों के साथ रखो। मैं किसी दबाव में ना आया हूं ना आऊंगा। इसको बोलते हैं असर्टिवनेस। अपनी शर्तों पे जीऊंगा, किसी के दबाव में नहीं जीऊंगा। जो गलत है गलत है, नहीं करना है तो नहीं करना है। एक शायर ने बड़ी अच्छी बात कही इश्क के बारे में, लेकिन यहाँ अप्लाई होती है। उसने कहा वो नहीं मेरा सही, उससे मोहब्बत है तो है। भाई किसी से मोहब्बत है, नहीं हो पाया मेरा, कोई बात नहीं। वो नहीं मेरा मगर उससे मोहब्बत है तो है। अब ये रस्मों और रिवाजों से बगावत है तो है। अगर मैंने एक सही बात कह दी और वो रस्म रिवाज के खिलाफ है तो है, मैं क्यों डरूंगा? जो मुझे ठीक लगा, अपने ईमान के मुताबिक लगा, मैंने कहा वो मैं करूंगा। तो जो बात मुझे अपनी ओर से शुरुआत में कहनी थी मैंने आपसे कही है। और मेरा ख्याल है कि अगर आप सब बच्चों में से एक बच्चा भी मेरी बात सुन के गलत रास्ते पे जाने से रुक गया तो मेरा सिक्किम आना धन्य हो गया। मैं उसमें बहुत खुश हूँ, उससे ज्यादा मुझे कोई जरूरत नहीं।
अब मैं उन प्रश्नों पर आता हूँ जो प्रश्न आपने पूछे। उन प्रश्नों से जो करियर की बात है या मोटिवेशन की बात है उस पर आते हैं। एक सवाल 2-3 बच्चों ने पूछा कि हम कभी कभी डीमोटिवेटेड होते हैं,